अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। पहले तो आपको अपडेट करेंगे कि जलसा जो लाहौर का है उसके लिए क्या कुछ हो रहा है, उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं। इमरान खान साहब का बड़ा हुक्म और उसके ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब का बड़ा पैगाम, जिसके बाद हुकूमत ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ हैं घबराई हुई, और इस घबराहट में क्या कुछ हो रहा है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि जो आइनी तरमीम और जो ये अदालती मामलात हैं ये किस तरफ चले हैं। और फिर वकला ने भी एक कन्वेंशन आज किया, तो कितना उनका ज़बरदस्त ये कन्वेंशन था, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बिलावल भुट्टो की कल एक ख़बर बेसिकली सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने दी, टीवी के ऊपर दी, जिसके ऊपर काफ़ी उनके ऊपर तनकीद हो रही थी बिलावल भुट्टो के ऊपर। और आज काशिफ अब्बासी साहब के शो में वो एक इंटरव्यू में इसकी वजाहत भी कर रहे थे, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और फिर एक हस्पताल की आपको दास्तान सुनाएंगे। मरीम नवाज़ साहिबा सरगोधा में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को आगे लेके चल रही हैं प्रोजेक्ट को, और इसका नाम उन्होंने नवाज शरीफ के नाम पे रखा है। तो इसके ऊपर मैंने एक ट्वीट की और उसके ऊपर क्यों लोगों ने तनकीद की, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ है जी आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जलसे की अपडेट्स आपको दे दें। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में जो आज गुफ्तगू की थी उसमें ख़ास तौर पर उन्होंने जलसे के हवाले से ये पैगाम दिया था कि ये डू और डाई सिचुएशन है और अब हर सूरत जलसा करना है। अच्छा, थोड़ी ये स्ट्रैटेजी अब आप देख सकते हैं कि इमरान खान साहब की मज़ीद अग्रेसिव हुई है, क्योंकि पहले उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि जी आपने अगर एनओसी ना मिले तो जलसा नहीं करना, और मुज़ाकरात वगैरह भी चल रहे थे। तो थोड़े उनके कुछ बयानात ऐसे आ रहे थे कि जिसमें ऐसा लग रहा था कि बज़ाहिर वो मामलात को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद फिर जो चीज़ें हुई, इमरान खान साहब ने ना सिर्फ ये कि मुज़ाकरात के दरवाजे, और ये तब तक होता रहा जब तक 22 अगस्त का जो जलसा था वो इमरान खान साहब ने मुलतवी नहीं किया था। उस वक्त तक कुछ ना कुछ मामलात चल रहे थे, और इसी वजह से इमरान खान साहब ने उस रिक्वेस्ट की लाज रखते हुए 22 अगस्त का जलसा मुलतवी कर दिया था, इस गारंटी पर कि 8 सितंबर का जलसा बासानी उन्हें करने दिया जाएगा और उस पर कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। लेकिन जब उसमें फ़र्दर रुकावटें डाली गईं और फिर फ़र्दर जो गिरफ्तारियों और तशद्दुद और ये सब चीज़ों का सिलसिला जारी रहा, तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया कि अब कोई मुज़ाकरात भी नहीं होंगे और अब हम किसी एनओसी वगैरह का वेट भी नहीं करेंगे। तो इसलिए फिर उन्होंने पार्टी को ये हुक्म दे दिया कि अब सारे ज़रा तगड़े हो जाएं। अच्छा बच्चा बन के काफ़ी टाइम गुजर गया है, लेकिन अब जो है पानी सर से ऊपर गुजर रहा है। तो इस वजह से आइन के साथ जो ये खिलवाड़ होने जा रहा है और उसके बाद जो इनकी प्लानिंग्स हैं वो इंतहाई ख़तरनाक है, और उनको रोकने के लिए अब पूरा जोर पीटीआई लगाने के लिए जा रही है। तो अब बज़ाहिर ये स्ट्रैटेजी में एक तब्दीली हमें थोड़ी सी नज़र आ रही है। और उसके बाद इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट भी दिया कि आप कश्तियाँ जलाकर लाहौर के जलसे में शिरकत करें, पूरी पार्टी शिरकत करे। और अली अमीन गंडापुर साहब को उन्होंने ये कहा है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी चली जाती है तो जाए, लेकिन जलसे में आपने ज़रूर पहुंचना है, जलसा आपने लाजमी करना है और केपी काफिला आपने लेकर वहाँ पे ज़रूर पहुंचना है। तो इमरान खान साहब ने ये अली अमीन गंडापुर को कह दिया है, वाज़े पैगाम दे दिया है कि हुकूमत जाने की भी फ़िक्र नहीं करनी। ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह जो बाकी पीटीआई के लोग हैं वो भी अब कैटेगोरिकली ये कह रहे हैं कि जी जलसा तो इन एनी केस हमने करना ही करना है, भले हमें ये इजाज़त दें ना दें। और आपको जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अभी तक इन्होंने कोई इजाज़त नहीं दी, कोई वेन्यू डिसाइड नहीं किया जो ज़िले इंतज़ामिया उनकी तरफ से, और रुकावटें तो ज़ाहिर हैं। और फिर भरपूर तरीके से रेड्स का सिलसिला, गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो पीटीआई लाहौर के सदर हैं चौधरी असगर, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिर उसके बाद आज बहुत अफसोसनाक वाक़या ये भी है कि सनम जावेद और फलक जावेद के जो वालिद हैं उनको भी आज गिरफ्तार कर लिया गया है, और ये बड़ा शर्मनाक है। मतलब उन्होंने कौन सा जुर्म किया है भाई, बताएं ना, क्या उन्होंने जुर्म किया, किस मुकदमे में उनको पुलिस उठा के ले गई है। तो ये बहुत, वही मैं कह रही हूँ ना कि पुलिस तो ऐसे अस्करी विंग बनी हुई है ना शरीफ फैमिली का। और इस वक्त मैं आपको बड़ा सही बता रही हूँ, ये बड़ी अंदर की खबरें हमें आ रही हैं कि इस वक्त जो ये सब कुछ हो रहा है इसके पीछे वाक़तन ये हुकूमत है, इसके पीछे ये जो अब जलसे के रोकने के लिए जितने इकदाम हैं इसका फ्री हैंड मरीम नवाज़ की तरफ से है। इसमें अब वो नहीं है बात कि आप कहेंगे जी इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली कोई चीज़ को कंट्रोल कर रही है। मतलब ठीक है वो शायद मना भी ना कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके हुक्म पर हो रहा हो
अब ये जो कुछ हो रहा है ये मरीम नवाज़ के हुक्म पे हो रहा है, तो बी क्लियर अबाउट दिस। और मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो काफ़ी घबराहट में है इस जलसे की वजह से, और उन्होंने ये हुक्म दे दिया है पूरी इंतज़ामिया को कि जी किसी भी सूरत ये जलसा रोकना भी है, और पूरा जो एक फस्तायत का बाज़ार है उन्होंने गर्म कर रखा है। तो मरीम नवाज़ के बारे में तो हमेशा ही मेरी ये राय है कि ये गुस्से और इंतकाम और बुग़्ज़ से भरी हुई खातून है, और जो मेरी राय थी उसको ये हर गुज़रते दिन के साथ दुरुस्त साबित खुद ही कर देती हैं। तो इनका हर जो अमल है वो इस बात का अक्कास है कि इनके अंदर किस कदर इनके अंदर गुस्सा है, इंतकाम है, और ये किसी भी हद तक जा सकती हैं। तो ये बहुत फस्तायत वाला जहन है इनका, और वो हमें जब से इनकी हुकूमत बनी है वो नज़र भी आ रहा है। ना इनके लिए कोई ख़वातीन का लिहाज है, ना बुज़ुर्गों का कोई एहसास है, ना बच्चों पे कोई रहम है। जिस तरह भी जो बस सियासी मुखालिफ है उसके तमाम फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो भुगत रहे हैं और मुसलसल भुगत रहे हैं। और पुलिस ने जिस तरह बेदर्दी से लोगों के घरों में दाखिल होकर उनका सामान तोड़ा है, उनकी सामान चुराया है, फिर जिस तरीके से जो बंदा मतलूब है उसको तो छोड़ें, उसके अलावा जो आसपास उसके कहीं पे भी कोई रिश्तेदार, बहन भाई, कोई भी जो दस्तयाब होता है उसको ही उठा के ले जाते हैं, और जिस तरीके से इन्होंने लोगों पे तशद्दुद भी किया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो तारीख़ का हिस्सा बन चुकी हैं, और तारीख़ ये बात याद रखेगी कि मरीम नवाज़ जब पहली दफ़ा वज़ीर आला बनी, भले एक जाली मैंडेट पे ही बनी, लेकिन बन गई, तो उसके बाद उन्होंने इस किस्म की एक हुकूमत की कि जिसमें उन्होंने लोगों का जीना अजाब कर रखा था, जिसमें उन्होंने अपोजिशन के ऊपर सियासी इंतकाम लेते हुए किस तरीके से जुल्म के पहाड़ तोड़े थे। तो ये चीज़ें अब तारीख़ का हिस्सा हैं, और ये हमेशा मरीम नवाज़ के लिए एक शर्मनाक बात रहेगी कि पहली दफ़ा कोई वज़ीर आला ख़ातून बनी थी, और उसने बजाय इसके कि कोई बेहतर गवर्नेंस की होती, बजाय इसके कि कोई अपने लिहाज से कोई तारीख़ में अच्छी मिसालें कायम की होती, उन्होंने जो मिसालें कायम की हैं ये शर्मनाक बाब रहेगा पाकिस्तान की तारीख़ का। तो बहरहाल अब ये उनके वालिद को भी उठा के ले गए हैं, लिहाज कोई है नहीं इन्हें, और वजह सिर्फ वही है कि जी इनके वालिदैन को तंग करो और फिर बच्चियां सामने कहीं अपीयर हों तो फिर उनको पकड़ लिया जाए। तो यही इनके करतूत हैं, इससे आगे इनका दिमाग जो है वो सोच नहीं सकता। तो यही घटिया जहनीत है, इसके ऊपर अब बंदा 4 हर्फ ही भेज सकता है। तो बहरहाल ये सारा कुछ जारी रहेगा ज़ाहिर है जब तक कि जलसा है, लेकिन पीटीआई भी अपनी तैयारियां जारी रखे हुए। और आज जो एक सरप्राइज़ है वो ये भी है कि सदाकत अली अब्बासी जो हैं पीटीआई के, वो एमएनए मरी से जो थे पिछली दफ़ा, और जिस तरीके से उनके बारे में भी बहुत स्टोरीज़ हैं कि बहुत बेईमाना तशद्दुद उन्होंने बर्दाश्त किया, लापता रहे, और फिर उसके बाद किस तरीके से आदिल शाहज़ेब के प्रोग्राम में वो अपीयर हुए, और वहाँ आके एक ज़बरदस्ती का इंटरव्यू उनसे लिया गया जिसमें उन्होंने पीटीआई से लाताल्लुकी का इजहार भी किया, और बस जिस तरह से जो उस वक्त एक गन पॉइंट पे इंटरव्यूज़ हुए आपको पता ही है। तो वो इस तरह करके, लेकिन वो हकीकत उनके बारे में सबको पता थी, तो पीटीआई उनके लिए ऑलरेडी एक नरम गोशा रखती है। तो काफ़ी अरसे से तो वो खामोश रहे हैं, दोबारा किसी सियासी एक्टिविटी में नज़र नहीं आए, लेकिन अब लाहौर जलसे के लिए अलबत्ता एक मीटिंग में वो बज़ाहिर नज़र आए हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो जैसे दोबारा पीटीआई में मुतहरिक हो रहे हैं। तो ऐसे काफ़ी किरदार जो उस वक्त कुछ ना कुछ बर्दाश्त करके खामोश हुए भी, तो अब वो दोबारा मुतहरिक हो रहे हैं। तो ये एक बार सरप्राइज़ है पीटीआई के लिए। उसके बाद जी अब देखते हैं जलसे के मामले में क्या आगे सूरत हाल बनती है, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने भी ये मैसेज एक वीडियो में दे दिया है कि हुकूमत घबरा रही है, लेकिन अब आपने घबराना नहीं है, क्योंकि मैंने तो अब हर सूरत आना ही आना है, और काफ़िला हम पूरा केपी से लेकर लाहौर की तरफ आएंगे इंशाल्लाह, और हमें कोई नहीं रोक सकता। तो वो भी अब इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि जी वो लीड करेंगे खुद। तो अब ये जो है अल्लाह खैर रखे। बहरहाल ये कि मुल्क के लिए हम तो अमन और सलामती चाहते हैं, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि एक तसादुम की कैफियत ना खुदा न खास्ता बन जाए, इसलिए कि दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो बिल्कुल गुस्से और उससे पागल हुई हुई है, और ये किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ वो भी अपने पूरी तरह डिटर्मिन्ड हैं कि उन्होंने जलसा करना है। तो ये अब जो एक सिचुएशन है बिल्कुल इस तरीके से बन चुकी है। तो लेट्स सी कि जी आगे अल्लाह खैर रखे क्या होता है। अब एक और जो इसमें बता दें आपको बात जो
चलिए इसके ऊपर थोड़ी कर लेते हैं कि जो ये आइनी तरमीम और सब जो अदालती मामलात हैं उससे जुड़ी खबर। अच्छा, हुकूमत का अब जो मामला था उनका प्लान ये था कि हम 63 आर्टिकल की जो है वो एक दोबारा तशरीह करवाएं और उसमें काजी साहब जो हैं वो अपनी मर्ज़ी का बेंच बनाएं और उसकी बेंच की सहूलत इस तरह से हो जाए हमें हासिल कि जो पहले तशरीह की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि वोट भी काउंट नहीं किया जाएगा, तो वो वाला जो ऑप्शन है वो ख़त्म हो जाए ताकि हम पीटीआई के लोगों को साथ मिलाकर और उनसे वोट लेकर तो ये मसला ख़त्म करें ताकि हमारे पास अक्सरियत आ जाए 2/3 और फिर हम जो है आराम से अपनी मर्ज़ी से आइन के साथ खिलवाड़ करते फिरें, मनमानियाँ करते फिरें। तो ये इनका प्लान था और इसके लिए इन्होंने जो एक आज जो स्पेशल एक जो 3 रुकनी कमेटी है उसका इजलास भी होना था, लेकिन वहाँ पर बजाय इसके कि काजी साहब आते और अगले बेंचेस बनते, काजी साहब ने आज छुट्टी कर ली और जी वो इस इजलास में शरीक नहीं हुए। ख़बर उसके बारे में यही थी जो मैंने पिछले व्लॉग में भी डिस्कस की कि जी इन्होंने अब सोचा ये कि एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो 3 रुकनी कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की उसको ख़त्म करके या तो वो चीफ़ जस्टिस को इख्तियार मिल जाएं या फिर उसकी कोई इस तरीके की एक ऑप्शन बना ली जाए कि पहले तो ये ना कि 3 टॉप सीनियर जो जजेस हैं तो उसमें अब इन्होंने अमेंडमेंट शायद ये भी करनी है कि जी एक जज तो सीनियर हो जो सेकंड नंबर वाला है, लेकिन जो तीसरा जज है वो चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का अपॉइंट कर सकें। ठीक है, मतलब अगर मंसूर अली शाह साहब हैं कमेटी में तो ठीक है, लेकिन मुनीब अख्तर साहब को आउट कर दिया जाए और उसकी जगह चीफ जस्टिस को ये इख्तियार दे दिया जाए कि वो अपनी मर्जी से जो है कोई भी जज अपने साथ शामिल कर लें उस कमेटी में। अब जाहिर है चीफ जस्टिस साहब किसको शामिल करेंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन को कर लेंगे या जस्टिस अफगान अख्तर नईम साहब को कर लेंगे, वो तो शायद जूनियर है तो उनको ना करें, लेकिन अमीनुद्दीन खान को तो वो कर सकते हैं, वो उनके काफ़ी फेवरेट हैं। तो इस तरीके से कोई एक लाइक माइंडेड जज जो है वो काजी साहब को प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि वो अपनी मर्ज़ी के बेंचेस बना सकें, या फिर ये इख्तियार ही टोटली काजी साहब को दे दिया जाए। तो इस तरह का कोई ऑर्डिनेंस जो है वो आ सकता है आज या कल में, जिसके बाद फिर ये जो 3 रुकनी कमेटी है इसको ख़त्म करके काजी साहब को बाइख्तियार कर दिया जाएगा। और अब ज़ाहिर है ये भी खबर आ रही है कि इस ऑर्डिनेंस को ज़ाहिर है चैलेंज किया जाएगा, इसलिए कि एक फुल कोर्ट बैठी थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जिसने पूरा इस मामले के ऊपर एक डिसीजन दिया था। तो अब ऐसे कैसे कि सदर एक ऑर्डिनेंस से जो है वो सारा उड़ा के रख दें, तो इस वजह से इसको चैलेंज भी किया जाएगा और देखते हैं कि उसके ऊपर फिर क्या होता है। लेकिन बस एक चीज़ का हल निकालने के लिए कोई दूसरी इख्तरा उसको फिर चैलेंज कर दिया जाता है, फिर कोई तीसरा, तो ये इतनी कॉम्प्लिकेशन बना दी है क्योंकि जब आपका मामला ये हो कि आपकी नीयत ये ना हो कि आपने कानून पे अमल करना है, तो फिर यही कुछ होता है जो गंद पड़ा हुआ है हमारे मुल्क में इस वक्त। तो अब ये सारी गेम है और इसमें असल जो नज़र है वो इसी बात पे है कि मखसूस नशिस्तें या तो पीटीआई की रिव्यू में इनको मिल जाएं और ये 63 है या तो ख़त्म हो जाए ताकि फिर इनके वोट तो हम तोड़ सकें और वो काउंट भी हो सकें। तो ये 2-3 चीज़ें करना चाहते हैं। ये वजह वही है कि फिर उसके बाद ये आइनी अदालत का क़याम अमल में ला सकें और फिर आगे काजी साहब की सहूलत कारी इनको जारी रहे। तो ये सारा कुछ ये चाहते हैं, लेकिन उससे होगा क्या ये अब देखना है, क्योंकि अब ये अदलिया के ऊपर भी है कि वो फ़ाइट इसके ऊपर कैसे करते हैं। काजी साहब ने तो आजीवन एक केस में ये रिमार्क्स तक दिए कि जी ये फॉर्म 45-47 की तो कोई हैसियत ही नहीं है, जब एक दफ़ा डब्बे खुल जाएं तो ये मायने नहीं रखता कि फॉर्म 45 में क्या लिखा हुआ था। मतलब इससे ज़्यादा अब आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह की ये बात है कि मतलब बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है। यानी डब्बों में क्या है, आपने अभी देखा नहीं रिकाउंटिंग्स में क्या हुआ है, 25-25 हज़ार वोट इन्होंने मुस्तरद कर दिए। मतलब डब्बे अंदर खोल कर, इलेक्शन कमीशन तो खुद बदनीयत है, वो मिला हुआ है सारा, तो वो अंदर जो मर्जी वोट फाड़ दे या डबल स्टैंपिंग कर दे और उसके बाद आप कहें जी बस रिकाउंटिंग में जो सामने आ गया वो आ गया और जी फॉर्म 45 की तो कोई हैसियत ही नहीं है। हालांकि सबसे जो ऑथेंटिक होता है कोई भी डॉक्यूमेंट इस हवाले से वो फॉर्म 45 होता है। उसकी वजह ये कि वो उसी वक्त सबकी प्रेजेंस में तमाम सियासी जमातों के जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो बैठे हुए होते हैं वहाँ पे, उनकी मौजूदगी में काउंटिंग होती है और वो फर्स्ट हैंड काउंटिंग होती है और उसकी बुनियाद के ऊपर फॉर्म 45 बनता है। तो वो तो सबसे ज़्यादा आप कह लें कि ऑथेंटिक होता है एक लिहाज से। तो यही कुछ चाहिए हुकूमत को कि बस वो बात करें जो उनके फ़ायदे में जाती है। इसीलिए उनको अपने साथ किसी भी तरह किसी भी सेटअप में रखने के लिए वो इतने मरे जा रहे हैं कि किसी को अपनी इज्जत बेइज्जती की परवाह नहीं रह गई कि हमारे ऊपर हो क्या रहा है। ना लेने वालों को और ना देने वालों को, दोनों की हालत ये है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वैसे जमहूरियत के चैम्पियन, भाषण जितने मर्जी दिलवा लो और इनकी कुर्बानियाँ गिनवा लो, इन कुर्बानियों के पीछे पता नहीं कितने साल इन्होंने अब सियासत करनी है
और असल हकीकत क्या है कि सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बता रहे हैं कि जी हमें जब मीटिंग में इन्होंने ड्राफ्ट दिया तो हमने कहा कि आपने देखा है ये ड्राफ्ट, ये आर्टिकल 8 के ऊपर जो फ़ौजी अदालतों और ये वो उन सारे मामलात के ऊपर, तो ये आप क्या कर रहे हैं? तो आगे से बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जी हम बस मजबूर हैं, हम क्या करें। तो इसका मतलब है कि इन्हें हर चीज़ पता थी, इनके इल्म में थी कि क्या क्या कुछ इस ड्राफ्ट में था। और कामरान मुर्तज़ा साहब तो ये कहते हैं आप लोगों ने तो असल चीज़ें देखी नहीं है, वो तो हमने शुरू में ही हज़फ करा दी थी, वरना आप वो देखते तो आप हैरान हो जाते कि ये करने क्या जा रहे थे। और ये सारी चीज़ों में सब ये ऑन बोर्ड थे, PMLN वाले भी, इनको भी पता है और बिलावल को भी पता था, पीपल्स पार्टी वालों को। और अक्सर आजकल सहाफ़ी बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह नवाज शरीफ साहब पे आंच ना आए इस गंद की और कह दें कि जी उन्हें तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। हालांकि ये सब चीज़ें सबकी अंडरस्टैंडिंग से हो रही हैं, ऐसा आप मत समझिए कि ये कोई इतने भोले हैं। मतलब जो रफली ब्रॉड एक वो था वो सबको पता था। ये ठीक है कि सारी जो तरमीम है वो कहीं से लिखी लिखाई इनके पास आई है, लेकिन रफली जो ये करना चाहते थे टारगेट्स वो सबको पता थे। और बिलावल भुट्टो जरदारी की ये वाली बात तो कामरान मुर्तज़ा साहब ने बता दी खुलेआम। तो बाद में बाहर आकर ये लोग कहते हैं कि जी हम बड़े जमहूरियत के और इंसानी हुकूक के चैम्पियन हैं। तो ये इनकी मुनाफकत की सियासत है, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ। बहरहाल बाद में आज बल्कि लगे हुए थे बिलावल साहब काशिफ वासी के शो में कि जी नहीं जी हमारी कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन मजबूरी सबको पता है। ये मजबूरी वही है कि जब आपने फॉर्म 47 जाली हाथ में पकड़े हुए होते हैं और आपको पता है कि अवाम में आपकी कोई पजीराई नहीं है, आपने जब भी आगे अवाम में जाना है, जब भी अगला इलेक्शन होना है, तो आपको यही बेसाखियों की ज़रूरत है। क्योंकि अपने आप के अपने बलबूते के ऊपर तो अब ये तमाम जमातें अपनी सियासी साख बहुत हद तक खो चुकी हैं, कम ख़त्म हो चुकी हुई हैं। इस वजह से इन लोगों को अब इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास कि ये इस्टेब्लिशमेंट के जूतों के साथ, उनके तस्मों के साथ लटके रहें और अपनी सियासत कर लें दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए। क्योंकि अवाम के वोटों से तो अब ये इक़्तिदार में आने नहीं लगे, कम से कम फ़िलहाल जो सेटअप है। बाद में आगे चल के कभी मुस्तकबिल में क्या हो कह नहीं सकते, लेकिन जो आज की हकीकत है वो ये है। तो बहरहाल ये सब चीज़ें, और दूसरी तरफ वकला भी अब खड़े हो रहे हैं इन तमाम जो गैर आइनी तरामीम हैं उनके लिए। आज एक कन्वेंशन था लाहौर में, काफ़ी अच्छा बड़ा इजलास था ये, और काफ़ी मुल्क भर से वकला आए हुए थे और इन्होंने इसमें शिरकत की। बड़ी धुआंधार किस्म की तकारीर हुई, GPO चौक में बाहर निकले, रोड के ऊपर एक इन्होंने एहतजाजी मुजाहरा भी किया। तो ये सब किया, वकला तहरीक का भी ऐलान किया। और वो अब देख ही रहे हैं कि आगे इसके ऊपर जो है मूवमेंट कैसे आगे बढ़ेगी। क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर ये तरमीम होने की तरफ दोबारा कोशिश जाती है तो फिर मेरा ख्याल है कि वकला तहरीक में दोबारा से कोई आपको एक जोश खरोश नज़र आएगा। लेकिन फ़िलहाल चूँकि हुकूमत एक कदम ज़रा पीछे नज़र आ रही है तो इस पर ज़रा थोड़ी खामोशी भी है। क्योंकि अब मौलाना भी और बाकी लोग भी सब ये कह रहे हैं कि हम ये वाली अमेंडमेंट्स तो कबूल नहीं करने लगे, और इसके अलावा देखते हैं कि अगली अमेंडमेंट्स कौन सी आती हैं, तो उसके ऊपर फिर ज़ाहिर है उस हिसाब से ही वकला तहरीक का जो मोमेंटम है वो भी बनेगा। आरिफ अलवी साहब ने भी आज एक गुफ्तगू की है, बल्कि इससे पहले बिलावल की चूँकि बात हो रही थी तो मैं बता दूं आपको, एक जगह वकला से ये भी मुखातिब थे तो कह रहे थे जी हम पार्लियामान के लिए हर जगह जद्दोजहद करेंगे, लड़ाई करेंगे, चाहे अदलिया में करनी पड़े, चाहे बार्स में करनी पड़े, चाहे सड़कों पर करनी पड़े। तो ये है, तो भाई आप करके देख ले सड़कों पर आपके साथ कौन खड़ा होगा, ज़रा हम भी देखते हैं कि अवाम कौन सी आपके साथ है। जब इतनी महंगाई भी थी, जब अपनी तरफ से बड़े अनपॉपुलर थे खान साहब, उस दौर में PDM तहरीक चला रही थी तो तब नहीं इनके पीछे लोग निकल रहे थे, तो आज के दौर में कहाँ से निकल आएंगे। तो ये शौक़ पूरा करें, ज़रा आएँ तो सही सड़कों पर, इनको भी होश आए कि इनके साथ है कौन। तो ये सारी चीज़ें। आखिर में जी एक बात आपको बताते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग कि मरीम नवाज़ साहिबा ने इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के हवाले से एक वीडियो पोस्ट की हुई थी, और सरगोदा में ये हॉस्पिटल बन रहा है, 2025 तक शायद तकमील इसकी हो सके। तो इन्होंने इसके ऊपर जो है वो एक वीडियो शेयर की हुई थी, और इसका नाम इन्होंने रखा हुआ नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। और इस याद रहे कि इन्होंने कैंसर हॉस्पिटल भी इसी तरह लाहौर में बनवाना है, और उसके लिए भी इन्होंने नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल जो है वो नाम रखा हुआ है। तो अब ये एक इंतहाई मेरा ख़्याल है कि काबिल तनकीद बात है कि जब आप आवाम के पैसों से, पंजाब हुकूमत के पैसे से आप कोई भी अगर हॉस्पिटल्स बना रहे हैं या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अगर बना रहे हैं,
तो आप उसका नाम जो है वो किस तरीके से अपने वालिद मोहतरम के नाम पे रख दें या अपने नाम पे रख लें। अब हर चीज़ जो अगर कोई कर रही हैं या करने का इरादा रखती हैं या कोई अनाउंस करती हैं, हर प्रोजेक्ट वो मरियम नवाज़ का नाम है या फिर नवाज़ शरीफ का नाम है, दो ही नाम इनको जो है वो नज़र आते हैं। ये लोग इतने एहसास कमतरी में मुब्तला हैं कि दुनिया भर की दौलत के बावजूद भी और हुकूमतें पास होने के बावजूद भी इनकी एहसास कमतरी जो है वो जाती नहीं है। इसलिए इन्हें हर जगह अपने नाम, अपने बैनर्स, अपनी शक्लें नज़र आनी हैं, तो फिर इनकी जो है ना वो तसल्ली होती है। जब इस बात के ऊपर मैंने ट्वीट भी किया, तनकीद भी की कि भाई वो कौन सा अपनी ज़ाती जेब से ये बना रहे हैं हॉस्पिटल, या तो ये ना कि अपनी ज़ाती बैंक अकाउंट से आपने पैसे दे के ये हॉस्पिटल बनाया है तो ज़रूर आप नाम रखें। जैसे शरीफ सिटी हॉस्पिटल है, मेरा ख्याल है वो इन्होंने अपने उससे बनाए हुए हैं, तो ठीक है आपने उसका नाम रखा हुआ है तो ठीक है। लेकिन जो पंजाब हुकूमत के खर्चे से आप बना रहे हैं तो उसका नाम आप किस चक्कर में नवाज़ शरीफ और हर रोड का नाम लिख दो, इस अस्पताल का नाम लिख दो, इस स्कूल का नाम लिख दो, तो ये क्या तरीका है? या तो आप, इन्होंने जो बिजली के बिलों में भी वो नाम नेहाद सा रिलीफ दिया था तो उसमें भी इन्होंने ये किया कि जी मरियम नवाज़ ने आपके पैसे अदा कर दी। मैं मरियम नवाज़ ने कहाँ से, क्या आपने पर्स में से निकाल के आपके पैसे अदा कर दिए हैं कि अपनी तनख्वाह में से, या वो अपने लंदन फ्लैट्स को बेच के कोई उन्होंने लोगों के पैसे अदा कर दिए हैं जो मरियम नवाज़ ने अदा कर दिए हैं? वो मरियम नवाज़ ने अदा नहीं किए, वो मैंने अदा किए हैं, वो आपने अदा किए हैं, वो पंजाब के लोगों ने अदा किए हैं दूसरे लोगों के लिए, अगर किए भी हैं जितने भी थोड़े बहुत जो भी, तो वो जिसने किए हैं वो अवाम का टैक्स पेयर्स के पैसे थे। वो मरियम नवाज़ की ज़ाती जेब नहीं थी कि जो उन्होंने अपनी कोई फैशन कम करके और उससे कोई बचत करके लोगों के कोई कर दिए। तो चलिए फिर तो आप मरियम नवाज़ लिख के और कर दें कि जी मरियम नवाज़ ने पैसे अदा कर दिए आपके बिल के। तो ये है इन लोगों की मेंटालिटी कि हर जगह पे इनको अपना नाम और अपनी तशहीर चाहिए। इस पे बहुत से लोग तनकीद करने आ गए कि जी शौकत खानम का पैसा भी तो कौन सा इमरान खान ने जेब से दिया था, तो उसकी माँ के नाम पे अगर बन सकता है तो जी इनके वालिद के नाम से क्यों नहीं बन सकता। तो इन जाहिलों के बंदा वैसे मुंह भी क्या लगे कि अल्लाह के बंदों, खैराती हस्पतालों में, खैराती प्रोजेक्ट्स में और जो गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट्स बनाती है उसमें फ़र्क होता है। इसलिए मैं तो इन लोगों से बहस ही नहीं करती ट्विटर पे कि जाहिलों के तो मुंह ही नहीं लगना चाहिए, उनसे आप क्या बात करें जिनको इतनी सेंस नहीं है कि भाई खैराती अस्पताल में और एक जो गवर्नमेंट्स प्रोजेक्ट बनाती है उसमें कितना फ़र्क होता है। वो उन्होंने अपनी वालदा की याद में उस वक्त बनाया ना, वो उस वक्त सियासत कर रहा था बंदा, लोगों से 10-10 रुपए इकट्ठे करके उसने कुछ जो अपने हुए, जो किसी ने भी जो डोनेशन की बाहर से, अंदर से, ओवरसीज़ से, जिस तरह भी, तो वो आज तक उसके जो भी अखराजात हैं, अगर 70% उस पर इलाज फ्री भी हो रहा है तो वो उसकी हस्पताल की जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी वजह से होता है, जो लोग डोनेट करते हैं उसकी वजह से होता है। उसमें कोई पंजाब हुकूमत तो नहीं पैसा डाल रही या कोई वफाकी हुकूमत तो नहीं पैसा डाल रही कि जो वो अपनी माँ के नाम पे नहीं रख सकता। हाँ, जब उन्होंने वज़ीर आज़म की हैसियत से कितनी यूनिवर्सिटियाँ बनाई, कुछ भी किया, तो उसमें तो नहीं उन्होंने अपनी माँ का नाम रखा हुआ हर जगह पे कि कादिर ट्रस्ट का नाम उन्होंने कोई शौकत खान, हालांकि वो भी ट्रस्ट था, वैसे आपस की बात है, वो भी हुकूमत का पैसा नहीं था, वो भी ट्रस्ट था जो अलकादिर बनाई। तो उन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, अगर तो कोई ट्रस्ट बना रहा है तो वो एक अलग चीज़ होती है। तो किसी का ज़ाती प्रोजेक्ट है ना, मैं अब बनाऊँ अपने किसी भी रिश्तेदार के नाम पे, वालिद के, वालदा के, भाई के, किसी के भी नाम पे बनाऊँ, वो मेरी मेहनत है, मैं कैसे भी पैसे इकट्ठे करूँ, चैरिटी लोगों से लेके या कुछ भी मेहनत करके, जिस तरह भी। तो पंजाब हुकूमत अगर बना रही है तो वो तो उसका प्रोजेक्ट है कि जो अवाम ने पैसे दिए हुए हैं उनके टैक्स के पैसों का प्रोजेक्ट होता है। वो किस खाते में जी आप अपने वालिद के नाम पे बनाती चली जा रही हैं। और अब तो इनके अपने सहाफ़ी, जो इनके कैंप के सहाफ़ी हैं, वो इस बात पे तनकीद करते फिर रहे थे कि भाई क्या है ये लोग। अब ये इनका हाल हो गया कि इनके जो कैंप में खड़े लोग हैं ना, वो भी सर को हाथ मारते हैं कि इनकी किस बात पे हम सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।